Hello class 12th students, this is date 29th of July, class 12th physics unit electricity important numericals part 2 lecture 9। अब जो बच्चे पहले से वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये बात एकदम क्लियर मालूम होगा कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात चले करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ही था। बट इस साल आपके सिलेबस से रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल्स हटा दिया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई हटाया तो मोस्ट प्रोबेबली मेंस एडवांस नीट पे भी नहीं आएगा। फिर भी हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चन कर लेंगे एक अलग सेक्शन में। बट फिलहाल ऐसा मत समझ लेना कि कैसा टीचर है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी और रजिस्टर का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन नहीं बता रहा है, सिलेबस में नहीं है। कोरोना वायरस लेकर के सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस सॉर्ट किया उसमें रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मेरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा होगा। एज ए टीचर भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन और सीरीज पैरेलल का ना हो तो बहुत मुश्किल है। तो जो है बुक्स में उसी में से बनाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकंड थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ लैंप ऑफ 100 वाट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट। ठीक है, तो कल किया था हमने, पावर बराबर होता है V इंटू आई। पावर के जगह पर है 100, इसके जगह पर है 200 इंटू आई। दिस गेट्स कैंसिल्ड। आई बराबर 1/2, दिस इज 0.5 एम्पियर। और हमने पढ़ा है आई बराबर होता है Q/T पर सेकंड है। I 0.5, Q is Q, टाइम इज पर सेकंड का 1, देयरफॉर Q बराबर दिस इज 0.5 कूलम। और इसी चैप्टर में पढ़ा फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई। Q है 0.5, N निकालना है, दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N बराबर 0.5 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। N बराबर 0.5 इंटू 10 की पावर प्लस 19 बाई 1.6। और जो आ जाए 3.225, जो भी आ जाए इसका आंसर, जो भी कैलकुलेशन आप लोग कर लें, जो भी इसका आंसर आ जाए भाई, इसका कैलकुलेशन कर लो। 3.125 इंटू 10 की पावर 18, ये 5 हो जाता। 5 को 1.6 से करते तो 3.125 हो जाता, और इसको 5 लिखते तो ये 10 का पावर 18 हो जाता। ठीक है, सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन नहीं होने की वजह से आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पर ही भैया इसी तरह का न्यूमेरिकल्स पर ही अभी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कल का जरूर कर लेना, कल वाले में भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कल की क्लास में बहुत ही इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वो आपको करवाया गया। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब सीरीज पैरेलल का ही बनता है। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले फटाफट। देख भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख। फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन विच अ करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एग्जिस्ट where an electric field of 15 volt per ampere is applied on it। ठीक है, तो सॉल्यूशन करंट डेंसिटी J I by A, this is 2.5 into 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड V by L कांस्टेंट होने पर, नहीं तो माइनस dV by dr होता। दिस इज 15 वोल्ट पर मीटर। निकालना क्या, रेजिस्टिविटी। हम लोगों को मालूम है रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L बाई A, तो रेजिस्टिविटी बराबर होता है R इंटू A बाई L। रेजिस्टिविटी R इंटू ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर आई आर, तो R बराबर होगा V बाई आई इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बराबर V बाई एल इंटू
ए बाई आई इसको फिट कर लेते हैं, देयरफॉर रेजिस्टिविटी बराबर V बाई एल के जगह पर चल रहा है 15 और I बाई ए मतलब ये डिवाइड में जा रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर 6, ये कट गया 6 बार में, दिस इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दिस इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दिस इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर। तब देखने में आसान लगता है, गलत परत मत बना देना एग्जाम में। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा बोर लगे सुनने में बट फिर से बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हट जाने के बाद इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, अलॉयस का, इंसुलेटर का, उन सब पर है, तो उन सबको जरा फोकस करके पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विथ टाइम एज क्यू बराबर AT माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT क्यूब वेयर A, B, C आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, फाइंड इनिशियल करंट। दूसरा, टाइम आफ्टर विच करंट रीचेज इट्स मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने फिजिक्स के क्लास में, मैथ्स के क्लास में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट नहीं सीखा है उन लोग सीखे, अदरवाइज दिक्कत होगी। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है क्लास 11th में फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में जहां पर भी पढ़े होंगे, जिससे भी पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट भी पढ़ना था। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। तो ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो आई बराबर, पहले क्लास में ही सिखाया गया था, आई बराबर क्यू बाई टी से एवरेज करंट आता है। बट अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आई के लिए हम लोगों को डी बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है क्यू को। अब जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों तो ज्यादातर लोगों को मालूम है ए बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस हाफ बी बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/6 सी बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब हो जाएगा। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे 2t और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3t स्क्वायर। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2। तो ये भी जो करंट आ रहा है ये भी फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इनिशियल करंट, इनिशियल मतलब शुरुआत का करंट एट टाइम t बराबर 0। तो I इज इक्वल टू ए, ये गया और ये गया, तो I बराबर केवल a आ गया, इनिशियल करंट की वैल्यू 0 पर। ठीक है। दूसरा, टाइम आफ्टर विच करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये कैलकुलस का इस्तेमाल है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। जैसे इसमें करंट का है, याद होगा क्या करते थे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर करते थे, वहीं से मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू आता है। क्लास जिन्होंने किया है उन लोगों को मालूम होगा। तो अब हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना, आई को, तो a का तो 0 हो गया, इसमें माइनस b बाहर d बाई डी टी ऑफ t प्लस c बाई 2 बाहर हो गया और d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। 0 मतलब ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस b हो गया c बाई 2 t स्क्वायर का 2t, तो दिस इज माइनस b प्लस सी टी बराबर 0, सी टी बराबर b। देयरफॉर एट t बराबर b बाई सी, इसी टाइम पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ये हम लोग पता भी लगा सकते हैं मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, बोला नहीं है पता लगाने, बोला नहीं है पता लगाने, कितना होगा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वो बता दो। तो इसी पर मैक्सिमम मिनिमा है, तो एट टाइम t बराबर b बाई सी करंट का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो I कितना हो गया, a माइनस बी इंटू टी के जगह पर b बाई सी प्लस c बाई 2 t का स्क्वायर के जगह पर b स्क्वायर बाई c स्क्वायर।
So this is a minus b square by c plus b square by 2c. कुछ एलसीएम वगैरह निकाल सकते हैं अगर करना है तो a माइनस बी स्क्वायर बाई 2c आ जा रहा है, c 2c का 2c और माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर बाई 2c. ठीक है, ये हो गया. अब जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे मैक्सिमा है या मिनिमा है पता लगाने के लिए याद होगा डबल बार डिफरेंशिएट करते थे, जिसका मैक्सिमा मिनिमा डी 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता था बच्चों. इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाता, कहाँ गया, 1 बार डिफरेंशिएशन करके कितना आया था, 1 बार डिफरेंशिएशन करके ये आया था, है ना. इसको 1 बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस बी का फिर 0 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा. सी पॉजिटिव दिया हुआ था, सी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आ रहा है. जिन्होंने क्लास 11th में 12th में 11th में 12th में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है उन लोगों को मालूम होगा 2 बार डिफरेंशिएशन करके पॉजिटिव आने का मतलब है कि एट टी बराबर जो भी निकला था हमारा b बाई सी करंट विल बी मिनिमम होगा. 2 बार डिफरेंशिएशन में अगर पॉजिटिव आता था तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आता था. ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट एक बार रिकॉल कर लेंगे. और मैथ्स वाले लोग तो जानबूझ के रिकॉल कर लो क्योंकि अब ये 12th क्लास में, अब ये 12th क्लास में ये तो आपका टॉपिक ही है मैक्सिमा मिनिमा मैथ वालों का. नॉन मैथ वाले लोग भी पकड़ के चले बट मैथ्स वाले को तो मैक्सिमा मिनिमा अलग से 12th में पढ़ना भी है. तो इस तरह का क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़ते थे बट 12th में भी आता है, जेई में भी आता है, नीट के एग्जामिनेशन में भी आता है. क्वेश्चन है इन भास्कर्स क्लासेस, मेरे क्लासरूम में 4 बल्ब ऑफ 25 वाट runs for 8 hours in a day, 2 fans of 50 watt runs for 8 hours in a day, and then AC of 2000 watt runs for 5 hours day. स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है उन लोग बोल रहे होंगे कि एसी तो भैया ने सिर्फ दिखावटी लगा करके रखा है, चलाते हैं नहीं. तो पहले भी क्लासरूम में बताया गया था एसी जो है वो सिर्फ गार्जियन लोग को दिखावटी लगाया जाता है. गार्जियन जब आते हैं तो उनको लगता है एसी वेसी लगा हुआ है. क्लासरूम में मैं नहीं चलाता बट क्वेश्चन में है एसी है 2000 वॉट रन्स फॉर 5 आवर्स अ डे. अब एक यूनिट, ये यूनिट के बारे में आपको 10th में 11th में अभी एक दिन पहले भी पढ़ाया है. कॉस्ट 10 रुपए मान लो दानापुर में 8 के करीब है. वैसे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द मंथ ऑफ जून, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द मंथ ऑफ जून. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते थे कैसे, तो कल ही आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. तो 4 बल्ब है 25 वाट का, तो 4 बल्ब है 25 वाट का और टाइम है 8. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. अब केस 1 में पावर कितना हो जाएगा, 4 बल्ब है तो 4 इंटू 25 तो ये 100 वाट हो जाएगा. बट बताया गया है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन समझदार बच्चे समझ जाते हैं. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन वॉट में नहीं किलोवाट में बनाते हैं. तो इसको किलोवाट में बनाएंगे तो ये 0.1 किलोवाट हो जाएगा और टाइम है 8 आवर्स. ये पहले वाले का है तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर 0.1 इंटू 8, ये हो जाएगा 0.8 kWh. एक दिन का है, पर डे का है, एक दिन का 0.8 किलोवाट आवर. केस 2 ये बल्ब का था ना केस 1. इसके बाद केस 2 फैंस का. तो फैन का पावर कैसे निकालोगे, 2 फैन है तो 2 इंटू 50 वाट, ये फिर 100 वाट हो गया. 100 वाट फिर 0.1 किलोवाट हो गया. इसमें भी टाइम 8 आवर्स था. यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल पावर 0.1 इंटू 8, दिस इज 0.8 kWh. ठीक है. और केस 3 एसी का था, केस 3 एसी, इसका पावर ही दिया हुआ 2000 वाट. 2000 वाट मतलब ये सीधा 2 किलोवाट हो गया.
और इसका टाइम दिया हुआ 5 आवर्स। इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर 2 × 5, दिस इज 10 kWh। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0.8 प्लस 10 1.6 11.6 किलोवाट आवर, ये डेली का है, ठीक है 11.6। अब फॉर द मंथ ऑफ जून, जून में कितना देगा 11.6 × 30 कितना हो जाता है 11.6 × 30 348 वाला था 348 किलोवाट आवर। इसी किलोवाट आवर को बताया क्या था, इसी किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली नहीं 348 यूनिट्स। अब एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ था, एक यूनिट का कॉस्ट ₹10 था, तो 348 यूनिट्स का कॉस्ट विल बी 348 × 10, दिस इज ₹3480। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर वाला क्वेश्चन जो है ये सिर्फ 10th में ही नहीं 11, 12 जेई वगैरह में भी, स्कूल एग्जामिनेशन में भी दिखते रहता है। लिख लो। अब ये देखो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। A copper wire is stretched so that its length is increased by 0.1%. What is the percentage change in its resistance? ठीक है, जैसे 10th और 12th का ज्यादातर क्वेश्चन जैसे इसमें हम लोग डायरेक्ट गेस कर लेते हैं। फोल्ड किए लेंथ को तो लेंथ हुआ दुगना, एरिया हो जाएगा, मतलब ऐसे फोल्ड करेंगे तो लेंथ आधा, एरिया दुगना, खींचेंगे तो लेंथ दुगना, एरिया आधा, गेस हो जाता है। बट यहाँ पर देखो क्या 0.1% लेंथ इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहीं पर मैंने कल के क्लास में भी समझाया था, इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ऐसे आधा किए तो लेंथ आधा और एरिया दुगना हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तार को कितना भी खींचो उसका वॉल्यूम का वैल्यू फिक्स रह जाता है और रेजिस्टिविटी का वैल्यू जब तक टेम्परेचर चेंज ना करो फिक्स रह जाता है। इस तरह का क्वेश्चन में दो चीज बराबर रखते हुए करते हैं, रेजिस्टिविटी बराबर और वॉल्यूम बराबर। और शॉर्टकट में नीट वगैरह में कैसे बनाना है वो इसका लेक्चर 8 में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इसमें ऐसे करते हैं, इनिशियल लेंथ को L ले लिया जाता है, इनिशियल लेंथ इज L, इनिशियल एरिया इज A। ठीक है, रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस R है, R बराबर होता है ρL/A, रेजिस्टिविटी कम्स आउट टू बी R × A/L। ये पहला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको बताया जाता है वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो पहले नया वाला लेंथ, न्यू लेंथ हुआ कितना, पहले उस पर बात कर लेते हैं। न्यू जो लेंथ है भैया L डैश, वो बोल रहा है जितना L है उतना तो है ही, उसमें 0.1%, 0.1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब 1/100, 0.1% का मतलब 1/1000, इतना। सो दिस इज 1000 1L/1000, तो लेंथ इतना हो गया। अब हम लोग को मालूम है कि तार को खींचा खींची करने पर वॉल्यूम रिमेन्स सेम रह जाता है। वॉल्यूम सेम का मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, नया वाला एरिया ऑफ बेस इनटू नया वाला लेंथ। एरिया L है, लेंथ L है, A डैश का पता नहीं है, L डैश जो है वो 1000 L/1000 है, ये L से L कट जाता है, therefore A डैश कम्स आउट टू बी 1000 A/1001, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये A डैश हो गया और ये L डैश हो गया। अब न्यू रेजिस्टेंस ऐसे ही बनाया जाता है, कैसे बनाओगे वो तो तुम लोग देखो क्या सीखे साल भर में, साल भर नहीं 3 महीने में। R डैश, दिस इज रो सेम रह जाएगा, L डैश नया, A डैश, दिस इज R डैश। तो रो के जगह पर R × A
बाई एल, एल डैश की जगह पर 1001 एल बाई 1000 और ए डैश की जगह पर 1000 ए इंटू 1001। क्या क्या कट गया, ये एरिया से एरिया, ये एल से एल, तो आर डैश बराबर आर इंटू 1001 इंटू 1001, 1001 इंटू 1001 इज 1001 000000000 1001 100201, तो दिस इज 100201 बाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो नया वाला दिस इज 1.002001 को थोड़ा सा इग्नोर कर देते तो आर डैश इतना हो गया। मतलब आर के कंपैरिजन में आर डैश बढ़ा या घटा बच्चों, बढ़ा या घटा? तो पहले तो आर था 1.002 आर हुआ, मतलब बढ़ गया जी, बढ़ गया। बढ़े हुए का परसेंटेज पूछ रहा है, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है, 1.002 आर माइनस आर बाई आर इंटू 100, तो दिस कम्स आउट टू 0.2%। ये कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू 0.2%। दिस इज परसेंटेज इंक्रीज, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी इंपॉर्टेंट था और अब सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल हट जाने के बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो कल बताया था और ये लेंथ एरिया इंक्रीज करने वाला जो कि 2 दिन से पढ़ रहे हो 10th में भी था, सीरीज पैरेलल हटने के बाद इस तरह का न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। अब ये देखो, कंडक्टर एंड लेंथ दिया हुआ है L is connected to a DC source of EMF E। अब EMF मालूम नहीं है तो वोल्टेज ही मान लोगे। EMF हम आजकल में लाएंगे ही, पर अभी के लिए वोल्टेज है। If this conductor is replaced by another conductor, ये बोर्ड 2011 में क्वेश्चन आया हुआ, of same material and same area of cross section but of length 3L है, how will the drift velocity changes, ये पूछा हुआ। ठीक है, तो हमने पढ़ा है I बराबर होता है NAEVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है I बाई NAE। I बराबर NAEVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाई NAE। ठीक है, ठीक है। और हम लोग इसमें और क्या क्या शामिल कर सकते हैं, I के जगह पर अगर फिर से अगर V बाई नहीं, हाँ I के जगह पर क्या ला सकते हैं, I के जगह पर V बाई ओम्स लॉ क्या था, V बराबर IR, तो I के जगह पर V बाई R लगा दिए इंटू 1 बाई NAE और V के जगह V, R के जगह पर रो L बाई A इंटू 1 बाई NAE लिख सकते हैं, इससे A कट जाता है ना, तो मिला जुला के बस इतना ही बच जाता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V बाई रेजिस्टिविटी L N E। ठीक है, तो केस 1 में मान लो इतना है, केस 1 का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है। केस 2 में, केस 2 का जो नया वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, V, ये V मतलब E नाम से दिया हुआ था, ये V का वैल्यू E दिया हुआ है, तो E बाई रो L N E है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला E बराबर V बाई L वाला नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत कर जाना। EMF वोल्टेज के तरह का है, वोल्टेज ही है। ठीक है, ये E बराबर वो पोटेंशियल V बाई L मत कर देना, क्वेश्चन का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। V जो है वोल्टेज को ही EMF, जस्ट आजकल में पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, छोटे क्लास में पढ़े होंगे, वोल्टेज ही EMF है, थोड़ा सा अंतर है बट इस तरह के न्यूमेरिकल में वोल्टेज ही EMF है। इस E को फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला V बाई L E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला E मत मान लेना, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज को ही बोला जाता है। ठीक है, अब केस 2 में E सेम रह गया, क्वेश्चन में बोल रहा है मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम तो उसका रेजिस्टिविटी सेम रह गया,
L लेकिन 3L हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। N मटेरियल सेम होने की वजह से L फिर सेम हो जाएगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल पर डिपेंड करता है, सेम रह जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सेम रह गया। इस पूरे में E बाई ln E बाई रो ln E ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर था, ये 3 बच जा रहा है, तो नया वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो Vd बाई 3 हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और एक होमवर्क रहा आप लोगों का, होमवर्क नहीं है, कॉमन सेंस है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी खूब पढ़ लिए। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अब ये मत बोल देना कि ये पढ़ाया नहीं टीचर, नहीं बनाएंगे हम टेस्ट में क्योंकि भास्कर भैया क्लास में नहीं लिखवा, ऐसा नहीं करना है। रेजिस्टेंस के बारे में खूब पढ़े, उसका उल्टा कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस का मो है या फिर साइमन भी बोलते हैं उसको हम लोग। और उसी तरह से रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। टेस्ट में किस तरह से आपको परेशानी हो सकता है, जो मैंने टेबल पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस का ट्रेंड था, ठीक उसका उल्टा ट्रेंड कंडक्टेंस में होगा। जो रेजिस्टिविटी का ट्रेंड था, ठीक उसका उल्टा ट्रेंड कंडक्टिविटी में होगा। ये आपका काम हुआ। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया है, वीडियो देख लोगे पीछे के वीडियो में, हेडिंग में भी दिया हुआ है। आपका काम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी देख लेना। जो मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का पैटर्न बताया, ठीक उसका उल्टा होगा। जैसे कंडक्टर का क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये पैटर्न बताया गया था, तो कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। जिस तरह से मैंने जितना भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ग्राफ, कॉन्सेप्ट, मेथड सिखाया है आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का, ठीक उसका उल्टा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का कर लेंगे। रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी। तो पैटर्न टेम्परेचर का हो चाहे न्यूमेरिकल का, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा पैटर्न कंडक्टेंस का और रेजिस्टिविटी का ठीक उल्टा इफेक्ट कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर होगा। यह आपका होमवर्क रहा। आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर करो यार, जिन लोगों को जरूरत है दोस्तों को शेयर करो। और फी और एडमिशन के लिए गार्जियन को अपना रिकॉल करवा दो और क्लास फटाफट करते रहो। भयंकर पेंडेमिक है इस साल, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, होमवर्क करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन बनाएंगे, मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाएंगे और घर पर बैठे ही परीक्षा निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।